dignitaries on the dais and dignitaries on the other side. मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेज़ी ठीक रहेगा? ओके, मैं गुजराती भी बोल सकता हूँ। तो 1980 में मैंने अहमदाबाद की सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में जब बीए पूरा ख़त्म किया तो मेरी भेंट एक बहुत विचित्र प्रोफेसर के साथ हुई जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता थे हमारे कॉलेज में। और उन्होंने मुझे बोला कि देख मार्टिन, तुझे आगे जाके पीएचडी करना है तो ज़रूर कर, जो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तुझे डिग्री मिलेगी लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। और अगर तुझे ज्ञान चाहिए तो 2 साल एक गांव में जाके रह जा, मैं गारंटी देता हूँ वो ज्ञान मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगा। आप चॉइस इज़ योर्स। और मैंने तय किया कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे गांव में जाके रहना है। और आज 40 साल से मैं गांव में रहा हूँ। मैंने बीए के बाद कुछ पढ़ाई नहीं करी, मैंने लॉ किया इस काम की वजह से। क्यों? क्या मिला मुझे गांव में? मैं जब पहली बार गांव में गया तो मैंने देखा कि जो अपने आप को बड़ी जात वाले समझते हैं वो दलित घरों में घुस के महिलाओं के साथ जो करना चाहते थे करते थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। कानून था कि आप मजदूरी करते हो तो आपको 7 रुपया लघुत्तम वेतन मिलना चाहिए, 1 रुपया मिलता था। आप साइकिल चला के गांव में से गुजर नहीं सकते हो, आप जूते नहीं पहन सकते हो, महिला पानी भरने जाती है तो जूते नहीं पहन सकती है। मैंने एक ऐसा भारत देखा जो मैंने कॉलेज में नहीं देखा था। शायद यही बात गांधी जी के साथ भी हुआ था जब अफ्रीका से आए और बड़े सपने थे कि अखबार शुरू कर दूंगा और पूरे देश में जागृति फैल जाएगी। लेकिन गोखले जी ने बताया कि आपको भारत क्या है पता है? पहले आप भारत जाके देखिए। और गांधी जी कस्तूरबा के साथ पूरे 2 साल पूरे देश का भ्रमण किया और तभी गांधी जी को भारत क्या है वो समझ में आया। हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, हम जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी जो किताबों में लिखा है और समाज में जो हो रहा है, दो के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आज से 20 साल पहले एक घटना मेरे समक्ष आ गई। एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल साहब अपना स्कूटर पार्क किया था और थोड़े बच्चे वहां खेल रहे थे स्कूटर के साथ। किसी ने किक मारा, स्कूटर चालू हो गया, सब बच्चे भाग गए। एक बच्चा हाथ में आ गया जो वाल्मीकि समुदाय का था, जिसको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अब टीचर बहुत गुस्से हो गए, मेरे स्कूटर को इसने छुआ, मारा नहीं, डांटा नहीं, बोला जाओ अपने बाप को बुला के लाओ। पिताजी वहां गटर सफाई कर रहे थे म्यूनिसिपैलिटी में, वो आ गए। टीचर ने बोला ऐसे इनडिसिप्लिन बच्चे को हम स्कूल में नहीं रखेंगे, आप उसको मैं उसको सस्पेंड कर रहा हूं। पिताजी गिड़गिड़ाए, अरे साहब आप तो बड़े हो, माँ बाप हो, ये छोटा बच्चा है। नहीं, ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। पिताजी ने अपना पगड़ी उतार के प्रिंसिपल साहब के पैरों में रख दिया। पौने घंटे के ये बहस के बाद, काकलूती के बाद, आचार्य ने बोला ठीक है, एक शर्त पे मैं बच्चे को स्कूल में रखता हूँ, आपको माफ़ी पत्र इतना चाहिए। बाप ने बोला कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, स्कूल में गया ही नहीं, न लिखना आता है न पढ़ना आता है। तो प्रिंसिपल साहब ने खुद के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखा
और पिताजी को बोलो यहाँ अपना अंगूठा लगाओ। पिताजी ने सोचा कि मामला खत्म हो गया। ये बच्चा जब क्लास में जा रहा था तो उसको रोका गया दरवाजे के पास और बोला, प्रिंसिपल साहब ने, अब मैं देखता हूं तू पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे तू प्रगति करने वाला है। ये किसी ने सुना नहीं था। शाम को 5 बजे सब बच्चे घर लौटे, बच्चा घर नहीं आया। 5:30, पौने 6, 6 बजे अंधेरा हो रहा था। उसकी जो झोपड़ी थी वो रेलवे ट्रैक के बाजू में था। शाम को 6:30 बजे किसी ने जोर से आवाज़ लगाई कि कोई एक्सीडेंट होगा, एक बच्चा कट गया रेलवे ट्रैक के अंदर। ये माँ बाप भी दौड़े, अपना बच्चा वहां पड़ा है, 3 टुकड़ों में कटा हुआ है, रोने लगे। सबने बोला रो मत, ये एक्सीडेंट है। टुकड़े इकट्ठे किए, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उसके कपड़े निकाले तो चड्डी में से एक चिट्ठी निकला जो बच्चे ने अपने हाथ से लिखा था कि आज मेरे साथ क्या हुआ। पूरा घटना लिखा था और अंत में लिखा था, अगर टीचर ने मुझे डांटा होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे चांटा भी मारा होता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से मेरे बाप को लज्जित किया मुझे बहुत बुरा लग गया। और आखिर में लिखा कि जब मैं क्लास में लौट रहा तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि अब मैं देखता हूँ तू पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़ेगा, तो मुझे बहुत बुरा लग गया। और अंतिम उसका जो लिटी है, अगर मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ के प्रगति नहीं कर सकता हूँ तो जिंदगी जीने का मतलब क्या है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। 13 साल का बच्चा। हमारे स्कूलों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हम कभी प्राथमिक स्कूल में गए हैं? हमने गुजरात में सबसे बड़ा स्टडी किया, 2010 में कंप्लीट किया, अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी। आप वेबसाइट पे देख सकते हो। गुजरात जो सबसे प्रगतिशील राज्य माना जाता है, मॉडल स्टेट है। छुआछूत है गुजरात में। छोटा स्टडी नहीं था। 1579 गांव में 98,000 रिस्पोंडेंट्स। मैं करता तो बोलता कि एनजीओ का कोई स्टडी है, तो मैंने विदेश से भी तज्ञों को बुलाया, भारत के भी सोशल साइंटिस्ट को बुलाया, सबने मिलकर मैंने बोला साथ में करते हैं। क्या नतीजा निकला? 90.2% गांव में दलित हिंदू होते हुए भी मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते। 64% गांव में दलित पंचायत में चुनाव लड़ता है, सरपंच बनता है, लेकिन उसका पीने का पानी का ग्लास पंचायत में अलग होता है। 54% गांव में वे दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग बिठाया जाता है। ये गुजरात का प्रगति है। क्या प्रगति है? डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छा लिखा था, इफ यू रियली वांट टू मेजर द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, इट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क हाउ मच प्रोग्रेस द वीमेन हैव मेड इन द कंट्री। लेकिन हमारे पैरामीटर से बदल गए प्रगति के। कितने एयरपोर्ट बने, कितने रोड बने, कितने रास्ते बने, कितनी यूनिवर्सिटी खड़ा किया। ये सवाल नहीं पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी हम पढ़ाते क्या है। ये भारत है। मैंने पिछले 40 साल में ये काम किया है, लोगों को संगठित करने का। आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? मेरी सबसे पहली दिक्कत थी, जब मैंने एक बड़ी पैदल यात्रा किया था 100 दिन का गुजरात के अंदर। राम पात्र छोड़ो, भीम पात्र अपनाओ। राम पात्र यानी गांव में हर एक घर में एक कप रखा जाता है चाय का, छत के ऊपर, छत के नीचे। मैंने 1977 में पहली बार देखा, पूछा ये क्या है? बोलते राम पात्र है। अच्छा, ये भगवान राम का पात्र इतना गंदा, अब घर में रख के पूजा नहीं करते हो? हंसने लगे लोग, बोलते नहीं नहीं हम दलित है ना। तो मजदूरी मांगने आएंगे, पैसा लेने आएंगे तो बोलेंगे चाय पियोगे? जी मालिक, तुम्हारा राम पात्र नीचे लाओ। इस जमीन पे रखता है, ऊपर से चाय डालेंगे, हम पिएंगे, फिर धो के वापस रखेंगे हमारे भाई बहन के लिए। ये मेरा पहला एक्सपोजर था 17 साल की उम्र में। मैं वापस आया दलित बस्ती में खाना खाने के लिए, मैंने कप वहां भी देखे।
मैंने बोला एक मिनट मैं गजब का कंफ्यूज हो गया। आपने बोला कि जो गैर दलित है वो दलितों के लिए कप रखते हैं, एक कप यहाँ। मार्टिन भाई हम दलित हैं लेकिन थोड़े ऊंचे हैं ना। तो वाल्मीकि जब हमारे घर आएगा तो हम हमारे कप में कैसे उसको चाय दे पाएंगे? ये छुआछूत इसलिए है कि इंसान को दो मूल्य के बीच में एक चुनौती देना है कि आप मानते हो कि लोग समान है या असमान है। हमारे संविधान में ही लिखा है, लेकिन समानता कागज पे है। अब ये जब पद यात्रा हो रही थी, तैयारी हो रही थी, तो बड़े बड़े टैब्लो लगाए थे, उसमें गांधी जी का भी टैब्लो था और उसको लेके दलित संगठन थे, आ गए, मुझे धमकी दिया ये टैब्लो हटा दो यहां से। क्यों? आपको नहीं पता है गांधी जी के साथ, गांधी जी ने अंबेडकर के साथ क्या किया था 1932 में पुना करार में। ही वॉज एंटी दलित। मैंने समझाने की कोशिश करी कि जब 1915 में गांधी जी ने आश्रम बनाया था साबरमती, तब बंबई से ठक्कर बापा ने खत लिखा था कि मैं एक अछूत दंपति को आपके यहां भेजना चाहता हूं, वो रखोगे? गांधी जी ने हाँ बोला तो दुधाबाई और दानीबेन, उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी, आश्रम में आ गए। गांधी जी ने दुधाबाई को बोला आप मेरे साथ खादी का काम करो, और लक्ष्मी को बोला, दानीबेन को, आप रसोई घर में जाओ। गांधी जी बड़े पॉलिटिशियन थे, उसको पता है कि पहला विद्रोह कहाँ होने वाला है, तो किचन में भेजा। कस्तूरबा आ गई, अपने पैर पछाड़ते हुए गांधी जी को बोला ये औरत को तुम्हें आज तुम्हारे साथ रखना है तो रखो, लेकिन वो किचन में नहीं आएगी, रसोई घर में नहीं आएगी, सबका खाना ब्रश करना है आपको। गांधी जी बोले नहीं कुछ। कस्तूरबा ने बोला अगर आप वो लेडी वहां से नहीं निकलेगी तो मैं आपको छोड़ के जा रही हूं। गांधी जी ने बोला कस्तूरबा अगर आप कल जाने का सोच रहे हो तो बेहतर है कि आज चले जाओ। और कस्तूरबा रोते हुए बोले मैं एक हिंदू औरत हूं ना, कितना भी बदमाश पति है साथ देना पड़ता है, तो मैं यहां रहूंगी, क्या करूं? कस्तूरबा का हृदय परिवर्तन हुआ 1.5 साल के बाद, जब लक्ष्मी को उसने उठा लिया। मैंने एक कहानी बोली, उसका असर नहीं था। कुछ नहीं, एक टेबलो निकाल दो, गांधी नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, तो आपके जेब में से, पर्स में जितने गांधी के फोटो वाली नोट है मुझे दे दो। और प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद ये नोट को छुएंगे नहीं हम। सब चुप। पैसा ही परमेश्वर है ना। मैं एक दलित शक्ति केंद्र बनाया है गुजरात के बाहर। हमने देखा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग है या कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन जो भी है, बहुत कम बच्चे पढ़ लिख सकते हैं आगे जाके। हमें पता है कि दलितों में खास करके by the time they reach graduation almost 90% of people drop out। तो हमने एक केंद्र बनाया है जहाँ पे सिलाई है, बुनकरी है, फर्नीचर है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, पुलिस ट्रेनिंग है। 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हम कोई सफाई कामदार नहीं है, तो खुद को खुद काम करना है। और एक दिन मैं देखा तो हमारे 40 शौचालय बहुत गंदे थे, दुर्गंध मार रहे थे। मैं 3 दिन बाहर से आया था, 150 नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ आए थे। मैंने बुलाया कि ये हमने तय तो किया था, ये शौचालय इतना गंदा क्यों है? कोई बोला नहीं। फिर एक लीडर आगे 25 साल का लड़का, देखो मार्टिन भाई, हम दलित हैं लेकिन भंगी नहीं है। और दूसरा कि हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, शौचालय साफ करने नहीं आए हैं। ठीक है, जाइए अपने क्लास में पढ़ाई करिए। मैं अपने दफ्तर गया, अपने कपड़े बदल दिए, हाथ में झाड़ू, बाल्दी, एसिड का बॉटल लेके 40 शौचालय सफाई। वो दौड़ के आ गए बाहर कूद के। मार्टिन ये क्या कर रहा हूँ? हमें बहुत शर्म आ रही है। नहीं, मुझे शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि इसको मैं अपना घर समझता हूँ। और दूसरा,
मैंने जिन्हें 25 साल लगाए हैं ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूर करने के लिए। आप मुझे ये मत बोलिए कि मैं सफाई कामगार को यहाँ ले आऊँगा सफाई करने के लिए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। लोग बदल जाते हैं, भाषण देने से कोई नहीं बदलता है। हमें कुछ करके बताना होता है, वही शिक्षा होती है। आज मेरे पास कोई आ गया था, रिसर्चर थे बड़े, 4.5 किलो का थीसिस था पीएचडी का, चेंजिंग हेल्थ कंडीशन छोटा नागपुर ट्राइबल। साहब आप कभी गांव में रुके हो? नहीं, मैं गांव में नहीं रुका हूं। आदिवासी के घर खाना खाया है? नहीं, मेरे दोस्त बोलते थे कि खाना कभी प्रॉब्लम कर सकता है। चाय पिया? नहीं। और आप जाके प्रोफेसर बनेंगे पढ़ाने के लिए कि आदिवासियों के देश में समस्या क्या है। भारत देश एक है, राष्ट्र दो है। ये बंटवारा हुआ है कोई त्रासवादी कृत्य से नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और फंडामेंटल राइट रखा है उसका हम 70 साल में अमल नहीं कर पा रहे। इससे भारत 2 राष्ट्र में बढ़ गया है। हम कितनी भी बातें करें, मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक जाति व्यवस्था और छुआछूत है। मैं समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल पहले किसी को मारा गया, सरपंच ने पीटा। क्यों? आप स्कूटर पे आए और मेरे घर से, गांव से स्कूटर पे निकले, आपको विजिट के जाना था। गुजरात में मैंने भी देखा था, दलित बैंक मैनेजर हर रोज उठ के स्कूटर ड्रैग करके रोड पे आना है, फिर चालू करके बैंक जाना है, बैंक से वापस आके वहां बंद करना है और घसीट के। ये कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं? लेकिन मैं जो बोलना चाहता था, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो पेंच रिवर का रिजर्वोयर बना है, आदिवासियों से हक ले लिया गया। बोला है कि आप फिशिंग भी नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने 302 लोगों को आइडेंटिफाई किया, आई कार्ड दे दिया कि आप फिशिंग कर सकते हो। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं वो आई कार्ड नहीं मांगते, सीधा पैलेट गन से शूट करते हैं। 3 साल पहले 4 आदिवासी लड़के मछली पकड़ने गए, फॉरेस्ट वाले आए, मारा, एक को पकड़ के अपने बोट में ले लिया। उसने बोला, वो 2 तो भाग गए तैर के, एक छोटा लड़का है वो अच्छा तैर नहीं सकता है। तो फॉरेस्ट गार्ड ने टर्न लेके बोट से उसको मारा और गिरा दिया पानी में। दूसरे दिन एक बब्बन का छोटा लड़का था, उसका लाश मिला। 150 पैलेट लगे थे, उसकी दोनों आंख फूट गई थी, उसकी छाती, पेट। अभी कोई विदेश जाता है करोड़ों रुपया चुरा के? कुछ नहीं, वो आगे चुनाव भी लड़ लेंगे। कोई गरीब आदमी मछली पकड़ता है, उसको ऐसे मारो जिससे अंग्रेजों ने नहीं मारा था। ये हमारा देश है, कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने मुझे ग्वालियर में बुलाया है मेरा सम्मान करने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने बोला मैं राष्ट्र विरोधी इंसान हूं। मैं बंटवारा करने की कोशिश कर रहा हूं भारत का, जाति की बात करके। मैं सोचता हूं देश में परिवर्तन अगर लाना है तो आप जैसे नौजवान लोग ला सकते हैं, जो मैंने किया था अपने 40 साल 20 साल की उम्र में। लेकिन समानता का मूल्य जिंदगी में आएगा तभी। मैंने दलित का नया परिभाषा दिया। अब तक बोलते दलित यानी वो अछूत, मैंने बोला नहीं, दलित वो होते हैं जो समानता में मानते हैं, और दलित वो होते हैं जो समानता का व्यवहार करते हैं और असमानता के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ये दलित होता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अटेंशन।